नोट्स जो मैंने सबको भेजे हैं? अब यार रीड कर लिए थे। पूरा सारा कर लिया? थोड़ा बहुत करा अभी। अनुषा, तुमने प्रिसाइज नोट चैप्टर 2 के भेजे हैं? सर रीड कर लिए सारे। पूछ लूं क्वेश्चन? यस सर। है? अरे वाह, क्या बात है। मतलब सबने पढ़ लिया, सब बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। एक बार मैं नए बच्चों के लिए भी बोल दूं भैया, हर चैप्टर का जो भी मटेरियल मैं भेज रहा हूँ वो बीसीसी ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन में लगा हुआ है, और पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं, एपिसोड्स हैं, वो आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। वो हमारे वीडियो सेक्शन में अवेलेबल हैं। कशिश के लिए बोला है मैंने, तो वो जैसे जैसे समय की सूटेबिलिटी मिले पुराने टॉपिक को सुनो, समझो, रिवाइज करो। कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो, व्हाट्सएप पर भी लिख कर भेज सकते हैं। तो टॉपिक को आगे चलाना चाह रहे हैं। मैंने कुछ काम दिया था संडे को कि प्रिसाइज नोट चैप्टर 2 के अच्छे से पढ़ लेना, तो सबने पढ़ लिया। तो मेरा क्वेश्चन पहले उसी को लेके शुरू करते हैं। करण, पढ़ लिया ना आपने? अरे सच सच बोलना, नहीं पढ़ा मना कर दो। करण, सर डिमांड का पड़ा था थोड़ा सा। डिमांड का भैया थोड़ा वाली खाना खाते हो पूरा खाते हो, काम सारे पूरे करते हो या अधूरा अधूरा थोड़ी ना भैया। पेपर में नंबर भी तो पूरे ही लाने हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने पीछे बताया था, मैंने आपके नाम के आगे सीए लगा लिया है। तो भैया ऐसा काम मत करना कभी सीए हटाना पड़ जाए। तो ये थोड़ा मेहनत करो अच्छे से। पूरा दिन संडे का छुट्टी का होता है, सेलिब्रेशन का होता है, पढ़ाई करके सेलिब्रेट किया जाता है। तो भैया ये जिम्मेदारी वाली बात। मयूरी, आपने पढ़ा पूरा? सर नहीं। देखो ये सच बोला है बच्चा। प्रीति भारद्वाज, पूरा नहीं पढ़ा। भैया ये मामला बहुत खराब है। अच्छा, पूरी क्लास एक ही टॉपिक पूछूंगा, उससे आपको आइडिया लगेगा। प्रिसाइज नोट्स बड़े काम के हैं, आप ऐसे छोड़ थोड़ा ना सकते हैं इन्हें। हम लोगों ने पूरा चैप्टर जो 80-90 पेज का है आपके पास, हमने 2 पेजों में आपको लिख के दे दिया और कह रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लो, पढ़ लो, याद कर लो। और मैं इतनी क्लासेस से इसका डिस्कशन कर रहा हूँ, सबके साथ याद करने का काम करवा रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस? पूरी क्लास जो बोलना चाहे बोले। जिसके पास प्रिसाइज नोट्स हैं वो बोल पाएगा, जिसके पास नॉलेज है, जिसने टॉपिक अच्छे से करा है, वो बोल पाएगा। कंज्यूमर सरप्लस पूरी क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब यश ने भी नहीं पढ़ा? ए भाई, यश बाबा। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा था। भैया ये मामला खराब हो जाएगा। अब कोई पढ़ेगा तो समस्या आएगी, समस्या आएगी तो पूछोगे। जैसे पीछे टाइट डिमांड पूछ रहा था बच्चा, पढ़ा था तो उसको क्वेश्चन नजर आया, और सबका फायदा है। एक बार पता चल गया टाइट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, डिमांड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो पेपर में हिंट होता है ना, क्वेश्चन खत्म होता है। तो ये गड़बड़ कोई ना करो भैया, जिम्मेदारी वाला काम है। बड़े हो, समझदार हो, तो भैया डिग्रियां चाहिए। आगे चलेंगे भैया। ये सप्लाई का चैप्टर खत्म करना चाह रहे हैं, तो सप्लाई में पहले मीनिंग ऑफ सप्लाई हो गया था। जल्दी जल्दी यश, मीनिंग ऑफ सप्लाई। विलिंग टू सेल ड्यूरिंग द, Willing to sell during the given period of time at a particular price. और फिर हमने याद करा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई। सिर्फ हेडिंग्स बतानी है। अब की बार चैतन्य बोलेगा, जल्दी से रिवाइज कर लो जी जितना अब तक कराया। Price of a good, price of related goods, state of technology, government policy, or कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ prices प्रोडक्शन, prices of factors of production. और बस हो गया। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म या गोल, गोल ऑफ द फर्म। आगे Goal of चलते the हैं जी। firm. आगे चलते हमने याद करा था लॉ ऑफ सप्लाई। सर व्हेन, हाँ सर चैतन्य, एक बार गवर्नमेंट पॉलिसी समझा दो। क्या चैतन्य दोबारा बोलो। सर गवर्नमेंट पॉलिसी को बता दो वापस। गवर्नमेंट पॉलिसी का एक और नाम है टैक्सेशन पॉलिसी। अगर सरकार मैन्युफैक्चरर के ऊपर टैक्स इंपोज कर दे, तो टैक्स के लगने से मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम हो जाता है, एंड विलिंग टू सेल क्या होगी? कम। हमेशा इंक्रीज इन टैक्स रेट्स डीमोटिवेट प्रोड्यूसर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन कम करेगा, सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा है। क्लियर हो रहा है चैतन्य देव? यस सर, यस सर। और इसी का उल्टा, अगर रिलैक्सेशन, सरकार टैक्स में रिलैक्सेशन कर दे, और आजकल हिंदुस्तान में जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका एग्जांपल भी याद कर लो। जल्दी बताओ चैतन्य, जीएसटी फुल फॉर्म, यस सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर ये रिलैक्स हो जाए, ये टैक्स कम हो जाए, तो प्रोड्यूसर मोटिवेट होता है, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण विलिंग टू सेल, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। एमसीक्यू में टिक करने के लिए इंपॉर्टेंट। आगे हम चल रहे थे, लॉ ऑफ सप्लाई। जल्दी से चैतन्य। When price of a commodity Other things being constant or citrus paribus, there is a direct relationship between price and quantity supply. मेरा क्वेश्चन आर्यन से है, आप बताओ ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है, ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है या क्वालिटेटिव कंसेप्ट है? आर्यन क्वेश्चन। qualitative.
दोबारा बोलना आर्यन, क्या? Qualitative. यस, क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है कि प्राइस के बढ़ने पर विलिंग टू सेल बढ़ जाती है। कितनी मेजरमेंट यहाँ अवेलेबल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। मैंने डिमांड में बताया था अनुषा, याद आ रहा है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। Yes, sir. लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, बढ़ने पर बढ़ना या बढ़ने पर घटना। जबकि इन्हीं की जब इलास्टिसिटी का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां मेजरेबल कंसेप्ट की बात हो रही है विद डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमने सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने के बाद, डायरेक्शन की बात करने के बाद, क्वालिटेटिव टूल का डिस्कशन करने के बाद शुरू करा था मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मेरा क्वेश्चन ये हो चुका है सारा। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का दूसरा नाम, क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं टॉपिक का। मयूरी बोलो, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व दूसरा नाम कर चुके हैं मयूरी? चेंज अब बताओ, मेरे से पूछ रहा बच्चा, हे भगवान। मयूरी रिवाइज नहीं कर रहे, इसका मतलब? सर वो साउंड आ रही है बैकग्राउंड। चेंज इन सप्लाई कर, हे चेंज भगवान, इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी पेपर में कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं मिलेगा। गलत का मतलब गलत, तो ये बात तो ठीक नहीं है मयूरी। तो भैया सर बैकग्राउंड में साउंड आ रही है काफी, तो नहीं है। तो सिस्टम ठीक करो ना, जिसको भी ऐसे प्रॉब्लम है तो वो ठीक करो। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व आल्सो नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्लासिफाइड इन टू पार्ट। अरे कशिश पूछ, कशिश पूछू बच्चे, बचपन में पढ़ा होगा आपने, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व के दो नाम होते हैं, एक एक्सपेंशन, दूसरा अनुषा बोलो? Contraction of supply. एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। भैया ये हमने कर लिया था, एक बार जल्दी से बोलना चाहूंगा, लैंग्वेज याद करा दिए पूरी क्लास को। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, मैंने भाषा याद कराई थी क्या? व्हेन लॉ ऑफ सप्लाई इज एप्लीकेबल ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इफेक्ट ऑन क्वांटिटी सप्लाई इज नोन एज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व याद कराने के बाद बताया था क्लासिफाइड इन टू पार्ट, ये हो चुका है पिछली क्लास में। पहला एक्सपेंशन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई मैंने अलग अलग डिस्कशन कर लिया है बच्चों, ये सारा एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई याद कराया मैंने, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ। When law of supply is applicable due to rise in the price of a commodity, quantity supplied also rises so that settlement point on the supply curve moves upward, known as expansion of supply. अरे यश याद है ना बच्चे? भैया यश इसका दूसरा वाला हिस्सा, बाकी सब मन में रिवाइज कर रहे हैं, खबरदार किसी ने रिवाइज नहीं करा तो पाप लगेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जल्दी से यश बोल रहा है, स्टार्ट करो। when law of supply is applicable due to fall in the price of a commodity, quantity supplied is also falls. It is known as contraction of supply. So that settlement So point that on the, settlement, so that settlement point of the supply curve move downward direction. It is known as contraction of supply. which is also reflected So by reflected diagram. by diagram. और अब हम ये रिवाइज हो चुका था, बस दोबारा करा रहा हूँ ताकि ये कंफ्यूजन वाला काम क्यों भैया, थोड़ा समय लगाया करो, भूल जाओ तो रिवाइज करा करो। आजकल तो 24 आवर्स राउंड द क्लॉक संजय भैया, संदीप भैया, कपिल भैया आपकी पॉकेट में है। तो भैया अपनी नॉलेज को पीछे नहीं करना है, जब चाहो टॉपिक की रिवीजन करो। हर किसी का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, जहां लगे कंफ्यूजन हो सकती है तो टॉपिक को सिर्फ सुनना है, मन में रिवाइज करना है, पीछे नहीं रहना है। हम कह रहे हैं आपको रैंक लानी है, सर्टिफिकेट लाना है रैंक का पास होने के साथ साथ, तो खबरदार पीछे नहीं रहना किसी ने भी। कनन बात समझ में आ रही है? कनन यस सर। हाँ, आगे चलेंगे। तो यहाँ टॉपिक क्या चल रहा था बच्चों? यहाँ बात चल रही थी शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट ये भी टॉपिक करा दिया था, इसलिए मैंने कंबाइंड डायग्राम दिखाया है। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का दूसरा नाम, हर्ष बोलेगा, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का हर्ष दूसरा नाम चेंज इन सप्लाई बोलते हैं। हर्ष क्या बोलते हैं? Change in supply. चेंज इन सप्लाई के मैंने दो पार्टीशन बताए थे, जरा नाम बोलना, इंक्रीज एंड Decrease. इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो पैराग्राफ याद कराया था क्या? शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का। व्हेन लॉ ऑफ सप्लाई, अरे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं कर रहा, देख लो प्राइस से में, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स, एक बार अदर फैक्टर्स के नाम बताने हैं मयूरी को। अदर फैक्टर्स, सप्लाई का टॉपिक चल रहा है, खबरदार डिमांड के बोले तो। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ ए बच्चे, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डायरेक्ट फैक्टर है, मैं अदर पूछ रहा हूँ बच्चे। सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स,
गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी और कॉस्ट goals ऑफ of the firm, कॉस्ट ऑफ goals of firm, cost of factor of production. बढ़िया बात मयूरी। तो ये अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से घटना घटती है। तो व्हेन लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, डिमांड इंक्रीजेस, क्वांटिटी मत लिख देना, क्वांटिटी मत लिख देना, डिमांड इंक्रीजेस सो दैट डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड नोन एज इंक्रीज, सॉरी अरे डिमांड नहीं है सप्लाई है, दोबारा बोलूंगा जी। व्हेन लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, due to change in other factors, supply increases so that supply curve shift rightward known as increase in supply. अनुषा बोलोगे increase in supply एक बार दोबारा? When law of supply is not applicable due to change in other factors, supply increases and the supply curve shift rightwards, known as increase in supply. और इसी का vice versa, आर्यना बोलोगे decrease in supply का? When law of demand, ना law of supply is not applicable due due to change in other due to factors, change in factor of other factors, due to change in other factor, supply supply decreases, decrease in quantity, supply decreases so that supply curve shift leftward known as decrease in supply. Aryan repeat. when law of demand not ना applicable, डिमांड नहीं है, law of supply is not applicable due to change in a factor of Other- due to change in factor other factors due to change in other factors, decreases, supply decreases and supply curve shift move leftward, moves नहीं है, shift leftward left known as, it's called known as decrease in supply. which is also reflected by diagram. फिर हाल ये इंक्रीज या डिक्रीज क्या है? शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। आर्यन शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का दूसरा नाम बताओ। चेंज इन Supply. चेंज इन सप्लाई। गड़बड़ मत करना, याद कर लो नाम, क्वेश्चन में एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन रहने हैं, टिक कराने का काम है, प्रॉपर लैंग्वेज मालूम होनी चाहिए। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का दूसरा नाम चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई। पूरा का पूरा कर्व खिसकता है आइदर द राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, और इसकी घटना का कारण क्या है? अदर फैक्टर्स। भैया अदर फैक्टर में डायरेक्ट फैक्टर को छोड़ के बाकी सारे हैं। खबरदार कभी प्राइस ऑफ ए कमोडिटी की बात करो, उसको छोड़ के बाकी सबकी बात हो रही है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अभी अभी एक बच्चे ने सारे नाम बोले हैं। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म एक्सेट्रा, इन सबको कॉमनली क्या बोला जाता है? सिट्रस पेरिबस। बोले तो मैक कंडेलवाल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो बच्चों ये अदर फैक्टर सामने देखो मैंने दिखा दिए। अभी अभी आपने बोला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन पॉलिसी, गोल ऑफ द फर्म एक्सेट्रा, और इनकी वजह से पूरा अदर फैक्टर की वजह से कर्व खिसकता है। अनुषा समझ में आ रहा है? कर्व शिफ्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, और प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से मूवमेंट होती है, कर्व रिमेनिंग द सेम, ओनली द सेटलमेंट पॉइंट मूव्स आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। अनुषा क्लियर है? Yes, sir. भैया इस चैप्टर का अगला एरिया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शुरू करने से पहले एक ही टॉपिक बचा है, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई बस याद कर लो, डिमांड में सेम टॉपिक ऐसे करके आए हैं। लैंग्वेज, एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विलिंग टू सेल बाय एन इंडिविजुअल इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई। कौन बोलेगा? यश। इंडिविजुअल सप्लाई, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। बाकी सब मन में रिवाइज करें। यश बोलो। वही दोबारा रिपीट कर दोगे तो? हाँ, एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस different quantity of a commodity willing to sell by an individual is known as individual supply. Its graphical presentation individual supply curve and tabular presentation individual supply schedule. At the different level of price and quantity supplied, at different level of price, quantity supplied will also By an individual willing to sell by an individual, it is known as individual supply. Individual supply. Its graphical presentation is known as individual supply curve. Its tabular presentation is known as individual supply schedule. अब हम बात करते हैं, ये देखो, मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई शेड्यूल।
की चर्चा कर रहे हैं। ये मार्केट सप्लाई का शेड्यूल बना हुआ है, ये मार्केट सप्लाई का कर्व बना हुआ है और लैंग्वेज बोलना चाह रहे हैं। हम यहाँ मान के चल रहे हैं हमारे बाजार में बेचने वाले सिर्फ दो हैं, एक रामलाल एक श्यामलाल। तो दोनों मिलाकर उस वस्तु की जितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं उसे बोलते हैं पूरी मार्केट की सप्लाई। तो भाषा याद कराई थी मैंने, एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस different quantity of a commodity willing to sell by all the individuals available। सारे इंडिविजुअल जितने बाजार में बेच रहे हैं, मेरे एग्जांपल में दो हैं, ऑल द इंडिविजुअल्स अवेलेबल इन द मार्केट इज नोन एज मार्केट सप्लाई। इट्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मार्केट सप्लाई कर्व एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन मार्केट सप्लाई शेड्यूल। कौन बोल पाएगा? कोई एक बच्चा जल्दी से, अरे बोलो अनुषा। At different level of prices, different quantity supply are willing to sell by all the individuals in the market, known as market supply. Graphical representation is called market supply curve, and tabular representation is known as market supply schedule. आगे चलते हैं। पेपर वाला देखो बच्चों, एमसीक्यू की फॉर्म में मांगेगा, टिक करवाएगा। सप्लाई का अगला खेल, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फिर याद कर ले, ये मेजरेबल कंसेप्ट है, ये क्वांटिटेटिव टूल है, ये क्वालिटेटिव नहीं है। इसमें डायरेक्शन के साथ साथ कीमत के बढ़ने पर, लॉ ऑफ सप्लाई में लिखा हुआ है कीमत के बढ़ने पर बेचने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में डायरेक्शन के साथ साथ मेजरमेंट है। मेजरमेंट है कि 10% प्राइस बढ़ने पर बेचने की इच्छा 20% ज़्यादा हो जाएगी। यश समझ में आ रहा है? Yeah. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीनिंग याद करें, फार्मूला याद करें, सबको याद कराया था बचपन में। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विद द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आर्यन रिपीट। percentage change in supply, percentage change in price, परसेंटेज चेंज इन, ऊपर क्वांटिटी सप्लाई है, खाली सप्लाई मत लिखना, और नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आर्यन दोबारा बोलो फार्मूला। percentage change in quantity supply upon percentage change in price। ये अपने आप में मीनिंग है जिसको वो टिक कराएगा। इसको लिखने का एक और तरीका, अरे फार्मूला याद करा रखा है परसेंटेज मेथड बचपन में, डेल्टा, अरे डिट्टो फार्मूला है जो मैंने डिमांड में याद कराया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अरे याद आ रहा है यश? हाँ भैया। बस डिमांड में क्यू का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, या क्यू का मतलब क्वांटिटी सप्लाइड। डिमांड बोले तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर, सप्लाई बोले तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर। डिमांड बोले तो सेटिस्फेक्शन लेवल शुड बी मैक्सिमम, और प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम। बस इतना फर्क है। और क्या फर्क है? फर्क भी याद करते जाओ। डिमांड का टॉपिक बोले तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और सप्लाई का टॉपिक बोले तो सेम रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अरे मयूरी क्लियर हो रहा है बच्चे? Yes, sir. बच्चे फार्मूला जल्दी से बोलो मीनिंग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई। एक बार दोबारा मयूरी। Percentage change in quantity supply with the percentage change in price. इसकी एक और बात बताई थी, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई विद द चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। आगे चलते हैं। अभी हमने याद करा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डायरेक्शन के साथ साथ मेजरमेंट को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्वांटिटेटिव टूल है, टिक कराएगा वो क्वांटिटेटिव टूल है। तो ये जो मेजरमेंट है ये 5 टाइप्स में बांटा गया है। पांचों नाम याद कराए थे, डिमांड वाले ही नाम है, बस वहाँ डिमांड लिख रहे थे, यहाँ सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। अरे इलास्टिक बोले तो मोर देन यूनिटरी, इन इलास्टिक बोले तो लेस देन यूनिटरी। परफेक्टली इलास्टिक, अरे मैथमेटिकल भी पूछना चाहूँगा एक बार अनुषा से क्वेश्चन। परफेक्टली इलास्टिक को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, साइन बोलो मैथमेटिकली, इन्फिनिटी। Infinity. और परफेक्टली इलास्टिक बोले तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू Zero. जीरो। इलास्टिक का मतलब मोर देन यूनिटरी इलास्टिक भी होता है, और इसको साइन वाइज बोलेंगे क्या? इलास्टिसिटी Greater ऑफ than one. सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। इन इलास्टिक बोले तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज Less than 1. या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई बोले तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1. इसके अलावा एमसीक्यू में भैया वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मैथमेटिकली पूछ लेगा कि इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, या इसके डायग्राम की स्लोप पूछ लेगा। लैंग्वेज पर बाद में जाएंगे, पहले स्लोप याद कर लो। मेरा क्वेश्चन है यश से, एग्जाम का क्वेश्चन, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में सप्लाई कर्व कैसा होता है? पैरेलल टू
x-axis. सबको मालूम है, अरे याद कर लो, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। मेरा क्वेश्चन फिर यश से है, परफेक्टली इन इलास्टिक में सप्लाई कर्व कैसा होता है? Parallel to y-axis. पैरेलल टू वाई एक्सिस। मेरा क्वेश्चन अब की बार अनुषा से है, इलास्टिक सप्लाई में सप्लाई कर्व कैसा होता है? More steeper towards x-axis. मोर स्टीपर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। अगला क्वेश्चन मयूरी से है, इन इलास्टिक में सप्लाई कर्व कैसा होता है? मयूरी, इन इलास्टिक में सप्लाई कर्व कैसा होता है? मोर स्टीपर टुवर्ड्स द x-axis है नहीं सर, एक वाई एक्सिस, मोर स्टीपर टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। अरे बोलो मयूरी, बोलो, मोर स्टीपर टुवर्ड्स द y-axis वाई एक्सिस। मेरा क्वेश्चन फिर मयूरी से है, ये यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में सप्लाई कर्व कैसा होता है? इक्वल स्टीपर equally steeper towards the x and y axis. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बढ़िया बात। अब इसकी लैंग्वेज याद करना चाह रहे हैं। कनन, ये बात समझ में आ रही है? Yes sir. तो कनन से क्वेश्चन है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? 0, इन्फिनिटी, 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। जल्दी से। Infinity. इन्फिनिटी। मेरा क्वेश्चन अब की बार हर्ष से है। हर्ष, आपको बताना है परफेक्टली इन इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके बराबर होता है? 1, 0, इन्फिनिटी क्या? इन इलास्टिक में किसमें परफेक्टली इन इलास्टिक में मैथमेटिकल साइन क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, इन्फिनिटी लगाएंगे, 1 लगाएंगे। परफेक्टली इन इलास्टिक। हर्ष 1 ना, ए बच्चे, 1 तो यूनिटरी में लगाते हैं। अरे परफेक्टली इन इलास्टिक याद कर लो, अभी तो बताया क्या यश? 0 इक्वल टू 0. भैया लैंग्वेज याद करो, डिमांड में ऑलरेडी करके आए हो, थोड़ा समय निकाल के रिवीजन करा करो बच्चों। ये तो खेल रिवीजन वाला चल रहा है, ऑलरेडी डिमांड कर लिया है, दोबारा सप्लाई में वही चीज़ें कर रहे हैं, तो भाषा याद होनी चाहिए। ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बोले तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू यश क्या? Infinity. इन्फिनिटी। मैथमेटिकली याद कर लो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। अब इसकी लैंग्वेज याद कर लो। अरे याद करने का तरीका बताया था आपको, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है चेंज इन सप्लाई। अरे डेल्टा एस लिखा है, चेंज इन सप्लाई गोज अप टू इन्फिनिटी। डायग्राम देख लो, चेंज इन सप्लाई कितना हो रहा है? इन्फिनिटी तक। चेंज इन सप्लाई गोज अप टू इन्फिनिटी विदाउट चेंज इट्स प्राइस। इट इज नोन एज perfectly elastic supply. In that situation, supply curve is parallel to x-axis, which is also reflected by diagram. जोर से बोलो चैतन्य बाबा। Change in quantity supplied goes up to infinity when Without price change, without changing price. Without changing price, it is it is showed by the supply curve is parallel to x-axis. it is known as perfectly elastic supply. In that situation, supply curve is parallel to x-axis. मयूरी बोल पाओगे जल्दी से? Yes sir. एक second. Supply goes up to infinity without change in price. This is known as perfectly elastic supply. In this situation, supply curve is parallel to x-axis. Which is also reflected by diagram. भाषा सारे याद कर रहे हैं बच्चों, ये गड़बड़ ना करें। और कोई भी बच्चा समझ में आ जाता है, याद नहीं रहता, बार बार रिवाइज करा करो। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का निशान क्या होता है? ES इज इक्वल टू 0। पहले तो ये निशान याद कर लो, इज इक्वल टू 0 होता है। फिर याद कर लो इसकी लैंग्वेज क्या है बच्चों? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी का मतलब चेंज, सप्लाई का मतलब सप्लाई। वो कह रहा है चेंज इन सप्लाई 0, यानी सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा। वो ऊपर बोल रहा है चेंज इन सप्लाई क्या? 0 विदाउट चेंज इट्स प्राइस। तो मैंने याद कराया था, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी negligible with the change in the price of a commodity, it is perfectly inelastic supply. In that situation, supply curve is parallel to y-axis, also reflected by diagram. जितेश बोल पाओगे? जितेश रातावाल। Due to change in the price of a commodity, quantity supplied cannot be changed. It is known as perfectly inelastic supply. In that situation, demand supply curve is parallel to y-axis.
बढ़िया बात। तो ये तैयारी ऐसी होनी चाहिए सब बच्चों की। इलास्टिक सप्लाई, भैया जो लैंग्वेज वो लिखेगा उसको टिक करने का काम तभी होगा जब चीज़ें याद हों। इलास्टिक सप्लाई का दूसरा नाम याद कर लो, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। मैथमेटिकल साइन याद कर लो, ग्रेटर देन वन। ES का मतलब होता है चेंज इन सप्लाई। वो कह रहे हैं चेंज इन सप्लाई ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में? चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन में। लैंग्वेज याद हो गई है, आप डायग्राम देख लें। व्हेन change in supply is more than change in price, it is known as elastic या more than unitary elastic supply. In that situation, supply curve more steeper towards the x-axis. Aryan, repeat. When change in Supply supply is more than change in price, is said to be relatively elastic supply. in It that is more situation supply curve is steeper more toward x-axis. बढ़िया, more steeper towards the x-axis. आगे चलते हैं। इन इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई पर आ गए। इसका दूसरा नाम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, लेस देन यूनिटरी। और साइन याद कर लो, लेस देन वन। लैंग्वेज याद कर लो। अरे ES का मतलब है चेंज इन सप्लाई, लिख रहा हूँ या नीचे? चेंज इन सप्लाई क्या है? कम है, किसके कंपैरिजन में? चेंज इन प्राइस। यही लैंग्वेज है, देख लो। या चेंज इन सप्लाई, अरे पहले चेंज इन सप्लाई लिखना है, कोई चेंज इन प्राइस मत लिख देना। पहले चेंज इन सप्लाई में थोड़ा चेंज हो रहा है, किसके कंपैरिजन में? चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन में। तो when change in supply is less than change in price, it is known as less than unitary elastic supply या inelastic supply. In that situation, supply curve more steeper towards the y-axis. Repeat, Anusha. Percentage change in quantity supply is less than percentage change in price of a commodity is known as inelastic supply. In that situation, supply curve is more steeper towards x-axis. There है more steeper towards y-axis. Sorry, y. y-axis. और बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई मैथमेटिकल साइन इक्वल टू वन। मीनिंग क्या है? डेल्टा एस, चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। जितना सप्लाई में चेंज हो रहा है एग्जैक्ट उतना ही प्राइस में चेंज हो रहा है। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इट इज unitary elastic supply. In that situation, supply curve is upward sloping, equal steeper towards the x-axis and y-axis. कौन बोलेगा जी? प्रीति, आप बोल पाओगे? प्रीति भारद्वाज। कौन बोल पाएगा? प्रणय आप। When percentage change in quantity supply is equal to the percent change in price, in this case, the supply curve is equally steeper toward both axes. बढ़िया बढ़िया। प्रणय थोड़ा सा साउंड सिस्टम पर ध्यान रखो, रिकॉर्डिंग सही आई नहीं है, तो अगली बार थोड़ा देखना कि वो क्लियर रहे, थोड़ी साउंड वॉइस। तो एक बार कोई और, यश, मयूरी बोलेगी यूनिटरी इलास्टिक। जल्दी से बच्चे एक बार दोबारा। When the percentage change in quantity supply is equal to percentage change in price of a commodity, it is known as unitary elastic supply. In this situation, supply curve is equally steeper towards x-axis and y-axis, which is also reflected by diagram and schedule. तो बच्चों फाइनली मैंने ये सारे पांचों के पांचों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लिख दिया है विद मैथमेटिकल वर्जन, विद लेबल, और थ्योरी भी सारी उसी के अंदर अवेलेबल है बच्चों। तो परफेक्टली इलास्टिक, इन्फिनिटी, परफेक्टली इनइलास्टिक, जीरो याद रखना है। हाईली इलास्टिक का दूसरा नाम मोर देन यूनिटरी बोले तो ग्रेटर देन वन। लेस इलास्टिक बोले तो इनइलास्टिक, इसका साइन लगा दिया लेस देन वन। यूनिटरी बोले तो इक्वल टू वन, और ऊपर लैंग्वेज लिख दी है। इन्फिनिटी में क्या होता है? पैरेलल टू, अरे जल्दी जल्दी बोलते जाओ अनुषा, पैरेलल टू x-axis. और जीरो वाले में क्या होता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ग्रेटर देन वन वाले में क्या होता है? मोर स्टीपर टुवर्ड्स द x-axis. और लेस देन वन वाले में क्या होता है? मोर स्टीपर टुवर्ड्स द y-axis. और इक्वल स्टीपर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और लैंग्वेज अवेलेबल है। चलेंगे आगे। अरे क्लियर हो गया? आर्यन क्लियर हो गया है? Yes, sir. अब हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई
एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मेजरमेंट को लिखा जा रहा है। ये मेजरमेंट 5 भागों में बांट दी, 0, इन्फिनिटी, 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। अब वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा इसे सॉल्व करेंगे? पहला मेथड परसेंटेज मेथड, फार्मूला मैं याद करा चुका हूँ। परसेंटेज मेथड फार्मूला याद करा चुका हूँ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, अभी अभी आप लोगों ने बोला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विद द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। या प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए भाषा भी याद है सबको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको आते हैं क्या? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। पी बोले तो प्राइस ऑफ डेट क्वांटिटी और क्यू बोले तो क्वांटिटी सप्लाइड। अरे याद आ रहा है? यस, चलूँ आगे? हाँ भैया। भैया डिमांड में बस माइनस का निशान है, बोले तो इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ प्लस का निशान है, चाहे लगाओ मत लगाओ, बोले तो सेम और डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। चलेंगे आगे, ज्योमेट्रिक मेथड की चर्चा कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक पर जाने से पहले एक बार आर्क मेथड की चर्चा करना चाहूँगा। मैंने पीछे बताया था अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे, 2 प्राइस और 2 क्वांटिटी, चाहे टॉपिक डिमांड का हो चाहे सप्लाई का, आप कौन सा मेथड लगाओगे? जल्दी बोलो। अरे कहाँ गए? अनुषा, कौन सा मेथड लगाओगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में? आर्क मेथड। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो आर्क मेथड का फार्मूला वही फार्मूला लगेगा। तो आर्क मेथड का फार्मूला बच्चों क्या है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू आर्यन, फार्मूला बताओ। प्राइस डिवाइडेड बाय 2, Q1 प्लस, अरे फार्मूला मत भूलना, Q2। Q1 प्लस Q2। अरे यश मालूम है बेसिकली ये एवरेज है, 2 से 2 कट गया है, याद आ रहा है यश? हाँ भैया। तो आर्क मेथड अगर प्रैक्टिकल आएगा, भैया वो प्रिसाइज नोट ढंग से पढ़ नहीं रहे, वो पढ़ोगे तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे पता चल जाएगा आपने ढंग से पढ़ा या नहीं पढ़ा। अरे फिर आज काम दे दें हम आपको, कल तक पढ़ लोगे? जल्दी बोलना है। हाँ भैया। जो नहीं पढ़ेगा उसको पेनल्टी लगेगी बच्चों कल, और पेनल्टी क्या लगेगी वो कल ही बताऊंगा। प्रियांशु, बात समझ में आ रही है? प्रियांशु, यस। तो सबको मैंने क्या काम दिया है? अरे जो नया बच्चा है इसको भी बोल रहा हूँ, ये मैंने कहाँ भेजा हुआ है? BCC ऐप पर स्टडी मटेरियल के सेक्शन में दोनों चैप्टर्स के हैं। आप चैप्टर 2 सिर्फ पढ़ने के लिए कहा है, प्रिसाइज नोट्स 50 एक पॉइंट है बच्चों, सिर्फ 50-60 लाइनें हैं, 60 से कम लाइनें हैं। तो बस वो लाइनें पढ़नी है ध्यान से, और वो सब यही चर्चा है जो हम पूरे चैप्टर को 60 लाइनों में ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो वो लाइनें पढ़नी है, तो उससे रिलेटेड कुछ बातों का डिस्कशन करके क्वेश्चन बैंक शुरू करना चाहेंगे ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। और आपको मालूम है नेगेटिव मार्किंग यहाँ साथ चल रही है। आर्यन, समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ भैया। तो भैया यहाँ बात चल रही है ज्योमेट्रिक मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को नापने का एक और तरीका ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड को पॉइंट मेथड भी बोला जाता है। इसमें इलास्टिसिटी 3 प्रकार की निकाली जा सकती है, हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, लेस इलास्टिक। अरे हाईली इलास्टिक का मतलब इलास्टिक सप्लाई यानी ग्रेटर देन 1। ज्योमेट्रिक मेथड में 3 बातें बताई जा सकती है कि ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होगी, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होगी। इसके लिए पहले तो फार्मूला याद कर लो। अरे ज्योमेट्रिक मेथड का फार्मूला याद कर लो, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। जोर से बोलो यश बाबा। Slope of supply curve upon a change in quantity supplied. कोई और बोलेगा? मयूरी, फार्मूला बताओ ज्योमेट्रिक मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का। Slope of supply curve upon quantity supplied. बढ़िया बात। ये फार्मूला अप्लाई करना जा रहा हूँ। 3 प्रकार ज्योमेट्रिक मेथड में 3 तरह की हो सकती हैं। क्या? इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखो, फार्मूला भी आपने क्या बताया? स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। अरे याद हो गया अनुषा? यस सर। आर्यन, याद हो गया? स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व अपॉन क्वांटिटी सप्लाई। देखो यहाँ लाइन मैंने खींची है, यहाँ लाइन खींची है, सप्लाई कर्व चल रहा है यहाँ। इस सप्लाई कर्व में स्लोप ऑफ सप्लाई क्या है? LQ। ये मैं नीचे कलर्स बना रहा हूँ। ये स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है? LQ1। और क्वांटिटी सप्लाई कितनी है? OQ1। ये क्लियर हो गया यश? क्वांटिटी सप्लाइड ओरिजिन से Q1। तो फार्मूला ऊपर देख लो बच्चों जो मैंने बताया है। पहले फार्मूला क्या है? ऊपर क्या लिखना है? स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, लिख दिया LQ1। नीचे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? OQ1। आप देखें यहाँ पर LQ1 ग्रेटर देन OQ1, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें, बड़ी फिगर को छोटी फिगर से डिवाइड करें, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1।
अरे यश, बात समझ में आ रहा है? हाँ भैया। कुल मिला के व्हेन सप्लाई कर्व, लैंग्वेज बोल रहा हूँ, व्हेन सप्लाई कर्व पासिंग फ्रॉम द, कहाँ से, नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, अरे नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, इन दैट सिचुएशन इट इज इलास्टिक सप्लाई। क्लियर हो गया? मयूरी, Yes, sir. एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड से पास ऑन कर रही है सप्लाई कर्व, इन दैट सिचुएशन सप्लाई कर्व इज इलास्टिक अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मेथड। फार्मूले से मैंने प्रूफ करके दिखाया है, फार्मूला याद कर लो जिसको वो एग्जामिनर एमसीक्यू में टिक कराएगा। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व डिवाइडेड बाय, मयूरी, डिवाइडेड बाय, मयूरी, फार्मूला। Slope of supply curve divided by quantity supplied. इसी बात को दोबारा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में तो सामने देखेंगे डाटा। बच्चों अब की बार सप्लाई कर्व, पिछली बार सप्लाई कर्व, अरे तीन पॉसिबिलिटी हैं, एक बार सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड से, दूसरी बार सप्लाई कर्व ओरिजिन से, और तीसरी बार सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड। बस तीन ही पॉसिबिलिटी हैं और तीनों में समझाना चाह रहा हूँ। मैं एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड से ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, अब मैंने सप्लाई कर्व बनाया जो ओरिजिन से पास ऑन हो रहा है। ओरिजिन सबको समझ में आता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को काटते हैं, ओरिजिन। मयूरी बोलूं? मयूरी, Sir, एक बार क्वेश्चन बोल दो। मैंने आपको तीन पैराग्राफ याद कराने हैं अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मेथड। पहला इलास्टिक सप्लाई, दूसरा यूनिटरी इलास्टिक और तीसरा इन इलास्टिक। इसके लिए मैंने क्या करा, ये जो डायग्राम बनाया है इसमें एक बार सप्लाई कर्व कलर चेंज करके बना देता हूँ। एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड से निकाल रहा हूँ, एक बार ओरिजिन से पास ऑन कर रहे हैं और एक बार एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से। पॉजिटिव साइड से निकलेगा तो हमेशा ज्योमेट्रिक मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा बच्चों? लेस देन 1। अगर सप्लाई कर्व ओरिजिन से पास ऑन हो रहा है, तो ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर अकॉर्डिंग हमेशा क्या होगा? इक्वल टू 1। और जब सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस की पॉजिटिव नेगेटिव साइड से पास ऑन हो रहा है तो हमेशा ज्योमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसा होगा बच्चों? ग्रेटर देन 1। अनुषा, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मयूरी, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes. तो मैंने इसके लिए फार्मूले से प्रूफ करके दिखाया है आपको। फार्मूला क्या? स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। तो अब की बार दूसरी पॉसिबिलिटी में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर सप्लाई कर्व ओरिजिन से पास ऑन हो रहा है तो फार्मूले में पुट करेंगे हमारा स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है। यहाँ पर स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है? OQ1 स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। अरे OQ1 और LQ1 एक ही बात है। अरे यश, समझ में आ रहा है? L पॉइंट भी यही है और O पॉइंट भी यही है, नजर आ रहा है यश? हाँ भैया। तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व LQ1, स्लोप ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड OQ1, और मेरे इस डायग्राम में ये दोनों बराबर हैं तो कट गए, आंसर क्या आया? 1। कुल मिला के लाइन याद कर लो। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मेथड व्हेन सप्लाई कर्व पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन इट इज ऑलवेज यूनिटरी इलास्टिक अकॉर्डिंग टू फार्मूला प्रूफ करके दिखाया। फार्मूला मयूरी दोबारा बोलोगे? Slope of supply curve upon quantity supplied. इस बात को एक बार और डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब की बार मैंने सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से निकाली है, पॉजिटिव साइड से। तो यहाँ पर याद करना है, अगर लाइन एक्स सप्लाई कर्व की लाइन एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड से निकलेगी तो मयूरी क्या होगा? ग्रेटर देन 1। ओरिजिन से निकलेगी तो क्या होगा? इक्वल टू 1। और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से पास ऑन हो रही है तो क्या होगा? लेस देन 1, यानी इनइलास्टिक। और इसको प्रूफ कर रहा हूँ फार्मूले से। तो सामने देखो यहाँ पर स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है बच्चे? LQ1। और स्लोप और क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? कौन बोलेगा? क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? OQ। अब क्वेश्चन में देख लो, LQ1 छोटा है और क्वांटिटी सप्लाइड बड़ा है तो डिवीजन क्या होगी? 1 से कम आएगी, बोले तो इनइलास्टिक। मयूरी, क्लियर हो गया? Yes, sir. फिर याद कर लो, ज्योमेट्रिक मेथड का फार्मूला याद कर लो, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाई। फिर तीन लाइनें याद कर लो, सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड से पास ऑन होगी तो क्या होगा बच्चों? यश, ग्रेटर देन 1। और अगर ओरिजिन से पास ऑन हो रही है सप्लाई कर्व तो क्या होगा? इक्वल टू 1। ये ज्योमेट्रिक मेथड की बात हो रही है। और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से पास ऑन हो रहा है तो क्या माना जाएगा? लेस देन 1। प्रूफ करके दिखा दिया, डायग्राम अवेलेबल। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का अंतिम टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मैंने फैक्टर्स कराए थे और यहाँ
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फैक्टर्स करा रहा हूँ। एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन देगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3 बातें ठीक लिखेगा, एक गलत लिखेगा, गलत का मतलब सप्लाई वाली, और कहेगा ढूंढो ऑड मैन आउट। या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स 3 ठीक लिखेगा, एक गलत, और गलत में वो डिमांड वाला लिख देगा और कहेगा ऑड मैन आउट करो। यश समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? भैया यश से मेरा क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मुझे सिर्फ हेडिंग चाहिए, सिर्फ हेडिंग याद आनी चाहिए आपको। हेडिंग क्या थी? अरे कहां गए अनुषा? सर अब बच्चा पेज पलट रहा है भैया, ये तो आगे। हाँ बोलो जल्दी जल्दी। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं बोला था, हे भगवान, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट बोला था। availability of substitute, income, number of consumers. ए बच्चे कहाँ जा रहे हो आप? अरे इसने तो घर ही बदल लिया है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसी और घर का, ये आंसर दे रहा है। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। अरे कौन सी कहानी सुना रहे हो? अरे क्या मिक्स मैच हो रहा है? मैं बात रामलाल की कर रहा हूँ, ये बच्चा सीताराम के पास पहुंच गया है। अनुषा बच्चे कैसे सीए का पेपर देने जा रहे हो तुम लोग? जो कराया है कम से कम वो तो एक्यूरेट रहना चाहिए ना। रिकॉर्डेड सेशन आपके पास है, टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो। पुराने जमाने में तो जब भी आप कहीं कोचिंग लेने जाते थे, यश मेरी आवाज आ रही है? अभी है। पुराना जमाना कोई बहुत पुराना नहीं है, 1-2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। स्कूलों में या कहीं पर भी इंस्टीट्यूट में बस लाइव क्लास जो आपने सुनी तो सुनी, उसके बाद दोबारा उसको सुनने का कोई ऑप्शन नहीं है। और भूल गए का नुकसान हो गया का मतलब हो गया। अभी तो टेक्नोलॉजी आपके पास चल रही है 24 आवर्स राउंड द क्लॉक। आप जब मर्जी उस टॉपिक को घर बैठे एज इट इज आप कभी भी देख सकते हो, सुन सकते हो, याद कर सकते हो। एटलीस्ट जो करा दिया है वो तो आना ही चाहिए। और जिस तरह के कोर्स पर आप जा रहे हो, जो प्रोफेशनल कोर्स आपने सेलेक्ट करा है, वो तो भैया कुछ भी कहीं से भी डील कर सकता है। तो कराया हुआ भूलोगे तो जो ना कराया हुआ आएगा उसको कैसे करोगे बच्चों? अनुषा ये तो मामला ठीक नहीं है भैया। ये तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम हो रहा है, डांट लगाने वाला काम हो रहा है। हम कह रहे हैं नाम के आगे सी लगा दिया, सीए लगा दिया, आप कह रहे हो छोड़ो ना, घर वालों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है। ऐसा ही है क्या अनुषा? सर छोटी क्लासेस में ऑलरेडी टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं, भूल गए हो तो रिवीजन में करा रहा हूँ आपके लिए। इतनी सारी प्रेजेंटेशंस, आपके लिए एक एक टॉपिक का डिस्कशन, कोई डाउट हो तो आप पूछते हो, बोलने का काम, याद कराने का काम। ये तो लापरवाही है जरूरत से ज्यादा। कौन बोलेगा? पहला नेचर ऑफ ए कमोडिटी, दूसरा अरे आगे पीछे बोलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अरे कोई तो बोलो, कागज पलट लिया करो, कहीं लिख लिया करो। मयूरी बोलो। Share of a commodity in total expenditure. क्या बढ़िया बात है। वेरियस uses of a commodity time period. टाइम पीरियड, ये बात याद कराई मैंने। तो ये गड़बड़ झाला बिल्कुल नहीं चाहिए भैया। मैं कह रहा हूं नंबर लाओ, आप कह रहे हो चिंता कोई नहीं है, बड़े हो गए हो, जिम्मेदार हो जाओ। तो आगे चलेंगे। तो एक बार दोबारा यश खंडेलवाल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सिर्फ हेडिंग्स मांग रहा हूं, टिक कराएगा वो। नेचर ऑफ अ कमोडिटी, टाइम पीरियड, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, availability of substitutes, वेरियस use of a commodity. बस मालूम होना चाहिए। आ रहे हैं जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सबको याद हो गया, इन्फिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चेंज होती है? तो भैया हेडिंग्स याद कर लो, नेचर ऑफ ए कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टाइम पीरियड एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मयूरी एक बार चारों हेडिंग्स याद करो सारी क्लास, 10 सेकंड आपके पास। मयूरी। Nature of a commodity, cost of factors of production, time period, technology. हेडिंग याद होनी चाहिए, उसके एक्सप्लेनेशन मालूम होने चाहिए। एग्जामिनर डायग्राम बना के बोल सकता है, लैंग्वेज को टिक करा सकता है, खाली हेडिंग ऑड मैन आउट करा देगा। और वो 3 हेडिंग एक जैसी और चौथी हेडिंग
उससे रिलेटेड लिखेगा। डिमांड में सप्लाई की लिख रहा होगा, सप्लाई में डिमांड की लिख रहा होगा, ताकि आपको कम प्रैक्टिस है तो एक जैसी लगे और आपको ढूंढना मुश्किल हो जाए कि क्या सही क्या गलत। समय समाप्त, याद कर लिया होगा, एक बार दोबारा सुनना चाहूंगा। हर्ष, चारों फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हर्ष। Nature of the commodity, cost of production, time period, technology of the technique of it. बढ़िया, टेक्निक या टेक्नोलॉजी। तो बात करते हैं नेचर ऑफ ए कमोडिटी। भैया जब ये नेचर ऑफ ए कमोडिटी हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक में कर रहे थे तो वहां पर नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स की बात हो रही थी। मेरा फिर क्वेश्चन शुरू होता है, पूरी क्लास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक, नेचर ऑफ ए कमोडिटी, और मैं कह रहा हूँ कंफर्ट गुड्स या लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स में इलास्टिसिटी कैसी होती है, इलास्टिक या इनइलास्टिक? अनुषा। इलास्टिक, बढ़िया बात, बढ़िया बात। वापस आता हूँ, यहाँ पर हम नेचर ऑफ ए कमोडिटी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल याद कर लो, या पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब खराब होने वाली वस्तुएं, नॉन पेरिशेबल का मतलब है टिकाऊ वस्तुएं, ना खराब होने वाली वस्तुएं। भैया जितनी भी खराब होने वाली वस्तुएं होती है, चेंज इन प्राइस ज़्यादा पावरफुल होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के कंपैरिजन में। और जब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, इन दैट सिचुएशन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज इनइलास्टिक। अरे यश, याद आ रहा है? भैया और अगर ड्यूरेबल गुड्स है, ड्यूरेबल गुड्स है तो दुकानदार को चिंता नहीं है, आज नहीं तो कल बेच लेंगे, खराब तो होना नहीं है। एंड दैट सिचुएशन चेंज इन सप्लाई मोर पावरफुल देन चेंज इन प्राइस, दैट मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूरेबल गुड्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज इलास्टिक। प्रीति भारद्वाज, समझ में आ रहा है? मयूरी। यस सर। तो भैया नेचर ऑफ कमोडिटी, एक तो हेडिंग याद रखो, दूसरा इसमें दो बातें, पेरिशेबल इनइलास्टिक, नॉन पेरिशेबल इलास्टिक। पेरिशेबल को वो नॉन ड्यूरेबल भी बोल सकता है और नॉन पेरिशेबल को ड्यूरेबल। मयूरी क्लियर हो गया? चलूं आगे? यस सर। सर वापस समझा दो, समझ नहीं आया। हाँ, दोबारा समझते हैं जी, दोबारा समझते हैं। बच्चे को ध्यान से सुनना है। पेरिशेबल गुड समझ गया बच्चे, सब्जी बाजार, खराब होने वाली वस्तुएं। यस सर। तो खराब होने वाली वस्तुओं में बच्चों दुकानदार को चिंता है कि अगर उसने सामान 2-4 दिन और रख लिया, खराब हो जाएगा, सड़क पे फेंकना पड़ेगा, तो वो किसी भी हालत में कीमत को बहुत ज़्यादा बदलकर वस्तु को ठिकाने लगाना चाहता है, ठिकाने लगाना चाहता है। यानी चेंज इन प्राइस मोर पावरफुल देन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, बोले तो इनइलास्टिक। चैतन्य। यस सर। जबकि ड्यूरेबल गुड्स, चावल जैसी चीज़ें रखी रहे दुकानदार के पास, तो जितना पुराना होगा क्वालिटी ऑफ राइस बढ़िया होता जाता है। तो भैया आज नहीं बिके तो कल बिक जाएगा, नहीं बिके परसों बिक जाएगा, 4 दिन बाद बेच लेंगे, महीने बाद बेच लेंगे। तो चेंज इन सप्लाई ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ प्राइस को चेंज करने की चिंता नहीं होती है, कौन सा खराब होने वाला है। तो चेंज इन सप्लाई इज मोर पावरफुल देन चेंज इन प्राइस, इट इज इलास्टिक। चैतन्य। यस सर। आगे चलेंगे। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंग्वेज को ध्यान से सुनना। जब हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो कॉस्ट कम होगी कि ज्यादा होगी? मेरा क्वेश्चन है यश खंडेलवाल से। क्या कॉस्ट ज्यादा आएगी? सब बच्चे ध्यान से सुनना, ये बात कंफर्म है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन कितना प्रोडक्शन बढ़ा और कितना कॉस्ट बढ़ा उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, लैंग्वेज समझने की बात है। व्हेन चेंज इन आउटपुट इज मोर देन चेंज इन कॉस्ट, अरे जितनी कॉस्ट बढ़ी उसके कंपैरिजन में आउटपुट ज्यादा बढ़ा। यह समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन के बढ़ने पर कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन कॉस्ट बढ़ी 10% और प्रोडक्शन बढ़ गया 40%, तो ये फायदे की बात है नुकसान की बात है? यश। नुकसान की बात है। ए भाई कॉस्ट बढ़ी सिर्फ 10% और प्रोडक्शन बढ़ गया 40%, तो फायदा हो रहा है नुकसान? आपने उल्टा बोला था आई थिंक, मेरे ख्याल से। मैं सामने लिखा है, मैं दोबारा बोलूंगा, कॉस्ट बढ़ी है 10%, प्रोडक्शन बढ़ा है 40%, तो ये फायदा है नुकसान है? क्या फायदा? ध्यान से सुनो, यही मैं बोल रहा हूँ, जब भी प्रोडक्शन बढ़ता है कॉस्ट बढ़ती है। व्हेन इंक्रीज इन प्रोडक्शन और आउटपुट इज मोर देन इंक्रीज इन कॉस्ट, इन दैट सिचुएशन सप्लाई में होने वाला चेंज ज्यादा पावरफुल है, बोले तो इलास्टिक। चेंज इन सप्लाई इज मोर पावरफुल। ये क्लियर हो गया यश? का उल्टा बोल रहा हूँ, अब की बार जो कॉस्ट बढ़ रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जो आउटपुट बढ़ रहा है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, बढ़ दोनों ही रहे हैं। चेंज इन कॉस्ट इज मोर पावरफुल देन चेंज इन आउटपुट। कॉस्ट बढ़ गई 40%, आउटपुट बढ़ा 10%, तो ये फायदा है नुकसान है? नुकसान है। ऐसी कंडीशन में प्रोड्यूसर फैक्ट्री में ज्यादा बनाना नहीं चाहेगा। इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड पावरफुल नहीं है,
का मतलब इन इलास्टिक। यश क्लियर हो गया? हाँ जी। तो कुल मिला के मेरा ये पैराग्राफ खत्म। व्हेन change in output is more powerful than change in cost, in that situation elastic supply. When change in supply is less powerful than change in cost, it is inelastic. अनुषा याद हो गया? Yes, sir. समय की लिमिटेशन भैया अगली क्लास में फिर बोल रहा हूँ, ये चैप्टर क्लोज है। थोड़ा सा प्रिसाइज नोट्स का मुझे डिस्कशन करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वहाँ पर जिसको बताए बगैर आप अपने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आएंगी वो पॉइंट्स। जैसे मैंने भी एक लाइन बोली है, क्या बोला था मैंने? प्रिसाइज नोट्स की एक बात बोली थी मैंने, कंज्यूमर सरप्लस। हाँ, तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक पर चलना है। एक और बात बोलूँ, आपके चैप्टर में कुछ बातें ऐसी हैं जो लिखी नहीं हुई है, लेकिन इस चैप्टर पर उस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे जिसको मैं डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करूँगा, जिसके बगैर आपके एमसीक्यू टिक नहीं होंगे। तो वो थोड़ा सा डिस्कशन करना है और फिर क्वेश्चन बैंक पे चलेंगे। तो अभी के लिए समय की लिमिटेशन, क्लास को यहीं रोकेंगे बच्चों। किसी को कुछ पूछना है